हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टैंडर्ड 10 का पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन देख रहे हैं। तो ग्रेविटेशन पे ऑलरेडी मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो आज हम थर्ड लेक्चर लेने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा। उसके बाद हमने उसके फार्मूले भी देखे और उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट देखा था इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने डिराइव करके देखा था। ठीक है, तो उसके बाद 2 सॉल्ड एग्जाम्पल थे, वो भी हमने देखे थे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्टोन है और स्टोन हमने क्या किया, ऊपर थ्रो किया। वो जब हमने वो ऊपर थ्रो किया तो क्या हो जाएगा, वो स्टोन वो एक सर्टन हाइट तक ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा। अगर हमने मोर पावरफुली उसे थ्रो किया तो क्या हो जाएगा, तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी, मोर हाइट तक जाएगा और उतने तेज़ी से वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ जब हम स्टोन ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका वेलोसिटी में सेम ही रहेगी या चेंज होगी सेम। तो वेलोसिटी जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी तब वेलोसिटी डिक्रीज होती है और एट सर्टन हाइट उसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो कैसी होती है अभी देखते हैं। अगर हमने कौन सा भी स्टोन ऊपर डाला तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाए। तो वो ऊपर ही नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या होता है, अर्थ क्या रहता है, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो अर्थ क्या करती रहती है, अट्रैक्ट करती रहती है। वो क्यों अट्रैक्ट करती है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है अर्थ में। और जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास रहता है वो सिचुएटेड इन अ सेंटर। जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास क्या रहता है, सिचुएटेड इन सेंटर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा भी ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, वो अर्थ के टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ जाएगा। ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ रहता है वो क्या रहता है, सेंटर में रहता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा, कौन सा भी ऑब्जेक्ट का ऑलवेज सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा। इसीलिए वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ जाता है। वैसे आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, जो स्टोन हमने ऊपर फेंका था वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द अर्थ आता है। वो क्यों आता है? ड्यू टू जो सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ रहता है वो सिचुएटेड इन सेंटर रहता है और वो ऑब्जेक्ट क्या रहता है, अर्थ ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ रहता है। ठीक है, और अभी उस स्टोन के एग्जाम्पल में हमने देखा, तो जब हम वो स्टोन ऊपर फेंकते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता रहता है, वो ट्राइज टू पुल इट डाउन, तो उसको नीचे खींचता रहता है। जब वो उसे नीचे खींचता रहता है उसका क्या होता है, वेलोसिटी कम होती जाती है और एट सर्टन हाइट क्या हो जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। और वो वेलोसिटी 0 हो जाती है और वो नीचे आ जाता है। ठीक है, ये है हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बाद कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल दिए हैं, वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया है, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ निकालना है ऑन महिंद्रा इन अर्लियर एग्जाम्पल। तो अर्लियर एग्जाम्पल जो लास्ट लेक्चर में हमने महिंद्रा और विराट का एग्जाम्पल देखा था, उस पर ही हमें क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। लेकिन ड्यू टू अर्थ निकालना है, तो इसीलिए हमें पहले मालूम होना चाहिए कि मास ऑफ अर्थ हमें मालूम होना चाहिए और रेडियस ऑफ अर्थ मालूम होना चाहिए। तो लिखते हैं पहले क्या क्या दिया है, मास ऑफ अर्थ, ये तो हमें पता ही रहना चाहिए। और रहता है, इसे हम m1 कंसिडर करेंगे और उसका वैल्यू रहता है 6 × 10⁻24 kg रहता है। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी हमें कांस्टेंट वैल्यू है, इसे r से डिनोट करके इसका वैल्यू क्या है, 6.4 × 10⁻+6 मीटर। ठीक है, और महेंद्र का वेट इसे m1 कंसिडर किया तो सेकंड वाला वेट हमें पता है, जो लास्ट एग्जांपल में दिया था वो क्या है, 75 kg। तो हमें m1 पता है, m2 पता है और रेडियस पता है। m1 ये क्यों लिया है, क्योंकि अर्थ का हमारा मास पता होना चाहिए और रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो हमें डायरेक्टली अब ये
ग्रेविटेशनल का फार्मूले में हमें फोर्स का फार्मूले में लिखना है न्यूटन्स के। कौन सा फार्मूला है? जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू तो हमें पता ही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 बराबर। उसके बाद m1 m2 एक 75 है और दूसरा मास क्या है 6 इंटू 10⁻24 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है? आर स्क्वायर मतलब इसका रेडियस क्या आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 और उसका ब्रैकेट का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सॉल्व करते हैं, अभी सिंपल करते हैं इसको। 6.67 अभी 75 इंटू 6 क्या आ जाएगा 450 आ जाएगा, ठीक है। और 10⁻11 प्लस 10⁻24 ये क्या आ जाएगा 10⁻13 आ गया। 24 - 11 13 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ क्या है 6.4 इंटू स्क्वायर किया तो 2 बार लिखते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 10⁻12 आ जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 6.67 इंटू 450 इंटू 10⁻13 आ जाएगा, ठीक है। अभी पावर देखते हैं, यहाँ का हम पावर निकालेंगे तो ये 10⁻−1 है, यहाँ से 10⁻−1 10⁻−2 ये ऊपर आ जाएगा। इससे करते हैं 10⁻−2 और 10⁻12 ये क्या आ जाएगा 10⁻10 आ जाएगा। यहाँ से क्या कैलकुलेशन 10⁻10 और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−10 हो जाएगा और नीचे डायरेक्ट 64 इंटू 64 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसका क्या आ जाएगा 10⁻13 - 10 क्या आ जाएगा 10⁻3 आ जाएगा। 10⁻3 हम डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 667 और एक आगे आ जाएगा 0 तो आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 64। तो हम अलग से 6670 डिवाइड बाय 64 ये कैलकुलेट करेंगे और फिर 450 डिवाइड बाय 64 अलग से कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 732.98 ऐसा कुछ तो वैल्यू आ जाएगा। तो हमारी बुक में दिया है डायरेक्ट 733 न्यूटन ये हमारा फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी द महिंद्राज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। तो आफ्टर 1 सेकंड दिया है, इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ दिया है हमें। तो हमें पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी हमें दी है, वो क्या दिया है u = 0 दिए। और यफ कौन सा है जब लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल अर्थ पे रहेगा तब उसका फोर्स क्या आता है लास्ट वैल्यू हमें लास्ट एग्जांपल की फोर्स की वैल्यू 733 न्यूटन आएगी, ये गिवन डेटा है। और महिंद्रा का मास क्या है 75 kg, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। और टाइम = 1 सेकंड हमें दिए है, ठीक है। तो हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना है और हमें एफ और एम दिया है। तो हमारा पता है न्यूटन सेकंड लॉ से फार्मूला क्या है एफ = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे एफ मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स का वैल्यू कितना दिया है 733 दिया है और मास का वैल्यू मास कितना है 75 है। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको 9.67 समथिंग है, 9.77 यहाँ लिखते हैं। ये क्या है फोर्स एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास और इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 दिया है और टाइम दिया है। तो हम न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन जो हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है v = u + at। ये न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन है, लॉज ऑफ मोशन में हमने ऑलरेडी देखा है। तो v हमें निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है रेस्ट में तो 0 आ जाएगी, ये हमने फाइंड किया है 9.77 और t का वैल्यू क्या है 1 है। तो ये 0 है 9.7 तो v = क्या आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकंड आ जाए। तो ये वेलोसिटी रहेगी टोटल, ठीक है। अभी देखते हैं शॉर्ट एग्जांपल के बाद हमें पूछा है यूज योर ब्रेन पावर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है एवरी ऑब्जेक्ट
अट्रैक्ट्स क्या एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है एग्जांपल एप्पल का, एप्पल और अर्थ का। अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट्स एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। और एप्पल भी क्या करता है, एप्पल आल्सो अट्रैक्ट्स अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो सेम फोर्स में रहता है, मतलब अर्थ और एप्पल के बीच में फोर्स रहता है। एक ऑब्जेक्ट है अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट एप्पल है, तो दोनों के बीच में सेम फोर्स से एक दोनों को हम खींचते रहते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो एप्पल रहता है वो अर्थ पे फॉल होता है, लेकिन जब हम ये भी बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है वो मून पे भी रहता है, ठीक है। अभी और वो मून क्या रहता है, मून रिवॉल्व होता रहता है अर्थ के ऑर्बिट में। सिमिलरली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी अर्थ पे घूमते रहते हैं। वैसे ही जैसे एप्पल का एग्जाम्पल है, अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट्स मून करता है और मून अट्रैक्ट्स अर्थ। वैसे ही अर्थ अट्रैक्ट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट टुवर्ड्स इटसेल्फ, वैसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ को खींचता रहता है, लेकिन एप्पल क्या हो रहा है, नीचे फॉल होता है। लेकिन मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो अर्थ पे फॉल क्यों नहीं होता, बिकॉज जो वेलोसिटी ऑफ मून रहता है और सैटेलाइट रहता है वो अलॉन्ग ऑर्बिट्स रहता है, वो अर्थ के ऑर्बिट में घूमता रहता है। उसकी वेलोसिटी रहती है मून की, और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वगैरह रहेंगे वो ऑर्बिट में घूमता रहता है अर्थ की बाजू में। अगर इसकी वेलोसिटी नहीं रहती तो नीचे अर्थ पे गिर जाता। इसीलिए जो अर्थ और अर्थ के राउंड में मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमते रहते हैं, जो वो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, लेकिन वो नीचे अर्थ पे गिरते नहीं है, ठीक है। अभी उसका नेक्स्ट बिट देखते हैं। नेक्स्ट बिट है हमारा अर्थ्स ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें एक सिंपल पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम फोर्स लगा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। कौन सी भी, तो हमें न्यूटन सेकंड लॉ भी हमें वही बताता है। न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है, F = मास इंटू एक्सेलरेशन। उसमें क्या बोला है, कौन से भी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाएंगे तो उसे एक्सेलरेट, वही बोला है न्यूटन सेकंड लॉ में। तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स में सेम वही होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब ड्यू टू अर्थ पे रहता है तो कौन सी भी बॉडी पे लगाए तो उसका क्या होगा, एक बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स पे लगाया तो उसका क्या, उस एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमें पता है स्केलर वेक्टर, वैसे एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या रहता है, मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन रहता है, तो इसका डायरेक्शन कौन से साइड कहाँ रहेगा एक्सेलरेशन, जो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो एक्सेलरेशन रहेगा तो उसका डायरेक्शन कहाँ रहेगी। अभी अर्थ है, ऑब्जेक्ट है एक, अर्थ ऑब्जेक्ट कहाँ है, अर्थ के ऊपर है। मान लीजिए एप्पल क्या हो रहा है, अर्थ पे नीचे गिर रहा है, अर्थ पे गिर रहा है। तो अर्थ पे जब गिर रहा है तो क्या हो रहा है, अर्थ के सेंटर ऑफ अर्थ पे वो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ पे वो आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या रहेगा, वो इधर उधर नहीं रहेगा, तो वो सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेंटर ऑफ अर्थ रहेगा। और सेंटर ऑफ अर्थ है मतलब क्या रहेगा, सेंटर ऑफ अर्थ कहाँ है, नीचे है, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स रहेगा, ठीक है। यही दिया है। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन दिए, थिंक अबाउट इट में, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो ग्रेविटी। हमें पूछा है ग्रेविटी ही नहीं है हमारे यहाँ अर्थ पे तो क्या होगा। अगर हमारे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी हम यहाँ स्टैंड हो रहे हैं, जहाँ हम स्टैंड हो रहे हैं अर्थ पे, वो ड्यू टू ग्रेविटी है।
अगर ग्रेविटी नहीं रहती तो हम क्या रहते, एयर में रहते, हवा में रहते। जैसे स्पेस में रहता है, स्पेस में क्या रहता है, ग्रेविटी नहीं रहता है, तो वहाँ क्या रहते हैं, आदमी सभी क्या रहते हैं, हवा में रहते हैं, एयर में रहते हैं। तो इसका मतलब हम यही बोल सकते हैं, वट एवर इज ऑन लैंड, जो लैंड में है, वो जो भी लैंड में रहता है, वो ग्रेविटी नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, एयर में घुमा जाएगा। ठीक है, एयर में आ जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ जी वाज ट्वाइस एज लार्ज। तो वैल्यू ऑफ जी, जो हमने कैपिटल जी कांस्टेंट है, वो अगर डबल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हम इमेजिन नहीं कर सकते। अगर वैल्यू ऑफ जी डबल हो जाएगा तो हमारा वेट भी डबल हो जाएगा। अगर हमारा वेट डबल हो जाएगा तो हमारा कौन सा भी काम करने के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट टू वर्क। ठीक है, और वैल्यू ऑफ जी बड़ा ट्वाइस हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक। इसके बाद हमें दिया है वैल्यूज ऑफ जी, वैल्यूज ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलेरेशन, जो अर्थ का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा वो रहेगा जी। तो हमें पता है एक अर्थ, एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अर्थ सरफेस पे है और उसका डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो यहाँ हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ जी निकालना है। तो वैल्यू ऑफ जी निकालते समय हमें किस पे निकालना है, सरफेस ऑफ अर्थ पे निकालना है। तो हम इसमें अर्थ का क्या यूज होने वाला है, अर्थ का मास यूज होने वाला है, अर्थ का रेडियस यूज होना है, जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, लेकिन अभी वैल्यू ऑफ जी फाइंड कैसे करेंगे, ये फाइंड करेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने पहले देख चुका है। तो उसका फार्मूला हमें पता है, फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पहले स्मॉल आर लेते हैं, ये जनरल फार्मूला है। यहाँ यम, जो यम कैपिटल है, वो क्या है, मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, जो यम कैपिटल है वो मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, अभी हमारा न्यूटन सेकंड लॉ जो है हमारा, तो वो सेकंड लॉ क्या बताता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। लेकिन जब सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलेरेशन का वैल्यू, एक्सेलेरेशन क्या लेते हैं हम, जी लेते हैं। तो एफ इज इक्वल टू एम जी ए आ गया। तो मान लीजिए हम इसे इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसे इक्वेशन 2 लिखते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंबाइन करेंगे, ये साइड तो सेम है तो ये साइड हम सेम करेंगे, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, यम जी यहाँ लिखते हैं क्योंकि हमें जी की वैल्यू निकालनी है पहले, जी यम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हम यम कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी यम आर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आर है, लेकिन यहाँ हम क्या वैल्यू ऑफ जी क्या निकालना है, सरफेस ऑफ अर्थ पे निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए सरफेस ऑफ अर्थ पे जो रेडियस रहेगी उसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर जाएगा। तो जी का फार्मूला क्या आ जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा जी का वैल्यू, ये रहा जी का फार्मूला। अगर हमें जी का फार्मूला पता चला तो वैल्यू बस हमें पुट करनी है। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी का यूनिवर्सल कांस्टेंट हमें कैपिटल जी का वैल्यू हमें पता है पहले से, क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अभी मास ऑफ अर्थ क्या है, 6 इंटू 10⁻24 है, ये भी हमें ऑलरेडी पता है। और रेडियस क्या है हमारी 6.4 इंटू 10⁻6, और उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल में दिखाया था कैसे करना है, 6.67 इंटू 6 करना है, और इसका जो इंडाइसेस है वो बाजू में लिखना है, और आप सभी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 9.768 ऐसा कुछ तो आ जाएगा वैल्यू, लेकिन राउंड ऑफ करके 9.77 आ जाएगा। और जी है तो जी मतलब एक एक्सेलेरेशन है, तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ये जी की वैल्यू है। तो अभी इसी इक्वेशन से हम क्या बता सकते हैं, जो एक्सेलेरेशन है किस पे डिपेंड है, ये एक्सेलेरेशन किस पे डिपेंड है, एक तो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड है, या तो अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ जो है उस पे डिपेंड है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी रह जाए लेकिन वो अर्थ पे है तो उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, जी की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि जी की वैल्यू में फार्मूले में पता चल रहा है, कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ है, और कैपिटल आर ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ पे, इस पे डिपेंड है।
बाकी मास कौन सा भी रहेगा उसका ऑब्जेक्ट का, उस पर डिपेंड नहीं रहेगी। वैल्यू ऑफ जी कभी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ कभी भी सेम रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, कैसे जी का वैल्यू 9.77 आता है। ठीक है, और हमने उसके बाद कैन यू टेल भी देखा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। तो वैल्यू ऑफ जी में भी वेरिएशन आता है कि उसके कुछ फैक्टर्स दिए हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। तो उसके पहले हमें पता है, देखते हैं जी का फार्मूला हमें पता है, स्मॉल जी का हमने देखा था वैल्यू निकालने के पहले। स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या था, कैपिटल जी इंटू यम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल जी क्या है, वो तो कांस्टेंट है, तो वैल्यू ऑफ जी किस पे डिपेंड है, एक तो मास पे डिपेंड है या तो रेडियस पे डिपेंड है। लेकिन मान लीजिए अगर हमने रेडियस डिक्रीज की, इफ ये डिक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, तो क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसमें देखिए इस फार्मूला में जी इज इक्वल टू जी एम आर की वैल्यू हमने क्या किया, डिक्रीज किया, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने आर का वैल्यू इंक्रीज किया तो जी का वैल्यू डिक्रीज हो गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के वैल्यू पे जी की वैल्यू डिपेंड है। तो वैल्यू ऑफ जी इज जो रहते हैं वो सभी तरह सेम रहते क्या, वैल्यू ऑफ जी सभी तरह एवरीवेयर सेम रहेगी क्या, नो। उसका आंसर क्या रहेगा, नो। उसका रीजन क्या है, अर्थ का जो शेप है वो क्या है, स्पेरिकल है क्या, नहीं, नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल है क्या, एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है वो, नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल। ठीक है, अर्थ को जब रोटेशन का होता रहता है, अर्थ का जो रोटेशन होता है, ड्यू टू रोटेशन क्या होता है, अर्थ का क्या होता है, ब्लग्स एट इक्वेटर। इक्वेटर जहाँ रहता है, इक्वेटर कहाँ रहता है, हमारा राइट हैंड साइड पे, जब पूरा हमारा अर्थ रहेगा जो इक्वेटर राइट रहेगा, वो पोल्स हमें पता है इक्वेटर क्या रहता है, मान लीजिए एक्स एक्सिस पे रहता है इक्वेटर और वाई एक्सिस पे पोल रहता है। तो इक्वेटर क्या होता है, ब्लग्स होता है, और पोल्स क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। ठीक है, इक्वेटर ब्लग्स हो जाता है और जो पोल्स जो क्या रहते हैं हमारे, वो क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। वो रोटेशन की वजह से होता रहता है। तो इसीलिए हम अर्थ का शेप क्या बोल सकते हैं, डेफिनेटली स्पेरिकल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, तो अगर वो अर्थ का क्या कभी ब्लग्स हो रहा है कभी फ्लैट हो रहा है, तो इसकी वजह से उसका अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। पोल के टाइम उसका रेडियस अलग रहेगा और वही इक्वेटर के टाइम उसका रेडियस अलग रहेगा। तो क्या बोलते हैं हम, रेडियस जो रहेगा स्मॉलेस्ट एट पोल्स, जब पोल्स रहता है, पोल्स की जगह पे जो वाई एक्सिस पे रहता है पोल्स हमें पता है, और तब रेडियस उसका क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट एट पोल्स रहेगा। रेडियस एज स्मॉलेस्ट एट पोल्स एंड रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर। इक्वेटर जहाँ इक्वेटर पर रहेगा तो वहाँ रेडियस क्या रह जाएगी, लार्जेस्ट रह जाएगी। और ऑलरेडी मैंने बताया है स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आर के वैल्यू पे डिपेंड है। तो हमें पता है रेडियस इज स्मॉलर एट पोल्स के जहाँ रेडियस क्या है, स्मॉलर है, तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी। तो रेडियस स्मॉलेस्ट एट पोल्स है तो वैल्यू ऑफ जी इज लार्जेस्ट एट पोल्स है। वैसे ही रेडियस क्या है, लार्जेस्ट एट इक्वेटर पर क्या है, रेडियस लार्जेस्ट है, तो वहाँ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या हो जाएगी, लोएस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें वैल्यू भी दिया है बुक में, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी लार्जेस्ट एट पोल्स रहती है और उसकी वैल्यू है 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लोएस्ट एट क्या है, इक्वेटर है, उसकी वैल्यू क्या है, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ हमें पता चला कि चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ की वजह से वैल्यू ऑफ जी कैसी चेंज होती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं चेंज विथ हाइट। अभी हाइट की वजह से भी कभी कभी हमारी वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। वही अभी स्मॉल जी का फार्मूला हमें पता है क्या है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम अर्थ सरफेस पे है तो ये हमारा फार्मूला है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे मतलब कुछ तो हाइट आई जाएगी। ठीक है, अर्थ सरफेस से जैसे ऊपर जाएंगे तब हाइट बढ़ जाएगी, तो फार्मूला स्मॉल जी का फार्मूला क्या बन जाएगा, कैपिटल जी
इंटू यम डिवाइडेड बाय आर प्लस जो भी हाइट बढ़ी, मान लीजिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, कुछ भी बढ़ी, आर प्लस एच ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो स्मॉल जी का फार्मूला क्या हो जाएगा, जी एम आर प्लस एच ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन 6 में देखिए आर स्क्वायर दिया है, वहाँ क्या हो जाएगा, आर प्लस एच होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ क्या हो रही है, एच कुछ तो बढ़ेगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा अर्थ के सरफेस से, तो एच की वैल्यू आर प्लस एच होल स्क्वायर बढ़ जाएगा। वहाँ मतलब क्या हो जाएगी, इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं हम, रेडियस ऑफ जो रेडियस रहे आर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और हमें पता है आर इज जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ जी विल बी डिक्रीज। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ जाएगी तो रेडियस बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वही हमें चेंज ऑफ हाइट में पता चल रहा है। तो हमें एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने अर्थ के थोड़ा सा ऊपर गए, मतलब 10 किलोमीटर हाइट कर जाए, हमें पता है हर अर्थ के रेडियस हमें क्या पता है, 6400 किलोमीटर है। वहाँ क्या करना है, 10 किलोमीटर हाइट बढ़ानी है, आर प्लस एच करना है, तो 6410 किलोमीटर हो गया, उसका स्क्वायर लेना है हमें फार्मूला में। तो यहाँ क्या हुआ, पहले 6400 थी वैल्यू हमारी आर की, अब कितना हुआ, 6410 हो गई। तो यहाँ क्या हो गई, वैल्यू ऑफ आर इंक्रीज हो गई। तो वैल्यू ऑफ आर इंक्रीज हो गई तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, हाइट बस 10 किलोमीटर बढ़ रही है, तो वो वैल्यू ऑफ जो जी जब डिक्रीज होगी वो बहुत ही निग्लिजिबल रहेगी, क्योंकि हाइट बस 10 किलोमीटर ही बढ़ रही है। मान लीजिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो रहते हैं उसका डिस्टेंस बहुत ही लार्ज रहता है, अर्थ सरफेस से बहुत लार्ज रहते हैं, तो उसका हाइट भी बढ़ाया जाएगा। तो उस फार्मूला में जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच की वैल्यू बहुत बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। वहाँ क्या हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो रेडियस की वैल्यू आर्टिफिशियल सैटेलाइट में इंक्रीज हो जाएगी तो जी की वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ जी का डिक्रीज जो होगा निग्लिजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी हाइट बहुत है, इसीलिए जी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे बुक में कुछ टेबल दिया है, वहाँ कुछ एक्सप्लेन किया है। तो पहले क्या दिया है, प्लेस दिया है, उसके बाद हाइट दिया है और स्मॉल जी की वैल्यू दी है। ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे रहेगा, तो वहाँ क्या रहेगी, सरफेस ऑफ अर्थ है तो ग्राउंड पे उसका हाइट 0 रहेगी। ठीक है, और वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगी, 9.8 रहेगी। हाँ, वहाँ पोल्स में और इक्वेटर में अलग अलग रहेगी, लेकिन इन्हें एवरेज हम क्या बोल सकते हैं, 9.8 रहेगी वैल्यू, वहाँ कुछ नहीं रहेगी। ठीक है, और हमें पता माउंट एवरेस्ट की हाइट वहाँ हमारे बुक में दी है 8.8 किलोमीटर अबो है अर्थ सरफेस से, तो वहाँ भी क्या है, निग्लिजिबल है, वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज नहीं हो जाएगी जी की, तो वहाँ भी वैल्यू क्या जाएगी, 9.8 रह जाएगी। अभी थर्ड पॉइंट दिया है मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून। अभी मैन मेड जो बलून रहता है मैक्सिमम हाइट रहती है उसकी 36.6 किलोमीटर है, मान लीजिए उसकी हाइट। तो उसका हाइट बढ़ गई मतलब रेडियस बढ़ गई, हाइट और रेडियस बढ़ गई मतलब वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जी क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू दिया है हमारे बुक में 9.77 दिया है। ठीक है, अभी दिया है हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट। जो वेदर सैटेलाइट रहते हैं उसके लिए सैटेलाइट वेदर को फाइंड करने के जो सैटेलाइट रहते हैं उसका हाइट दिया है 400 किलोमीटर दिया है। तो अभी ये हाइट बहुत बढ़ गई है, तो हाइट बहुत बढ़ गई है तो रेडियस भी बहुत सारी बढ़ जाएगी, रेडियस बढ़ जाएगी तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज हो गई तो वैल्यू क्या है, 8.7 है। और उसके बाद दिया है हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये सबसे ऊपर रहते, उसका हाइट दिया है 35,700 दिया है हाइट। तो अभी वहाँ भी रेडियस बढ़ गई तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो गई, लेकिन इतनी हाइट है तो वैल्यू ऑफ जी बहुत ही कम होगी, उसकी वैल्यू है 0.225। ठीक है, अभी थर्ड इफेक्ट देखते हैं। थर्ड इफेक्ट क्या है, चेंज विद डेप्थ। अभी चेंज विद डेप्थ में क्या है, अगर हम अर्थ के इनसाइड में जाएंगे, एज वी गो इनसाइड द अर्थ, वहाँ क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ आर क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ आर डिक्रीज हो जाएगी। अगर इसी से हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आर डिक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज हो जाएगी, नहीं। यहाँ अगर हम अर्थ के बीच में जाएंगे, इनसाइड द अर्थ जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ आर डिक्रीज होगी, लेकिन साथ में वैल्यू ऑफ यम ऑल्सो डिक्रीजेस। तो हमारे फार्मूले में पता है, इस फार्मूले स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू यम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और यहाँ साथ ही में हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो कैपिटल यम वो भी डिक्रीज हो रहा है,
और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, लेकिन जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहाँ क्या हो रहा है, आर डिक्रीज भी हो रहा है और यम की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। तो जी की आर की डिक्रीज और यम की डिक्रीज, आर वो दोनों का इफेक्ट मिला के क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एज डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे तो डेप्थ में जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ उसके बाद दिया है थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट में क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस एज वी गो इनसाइड द अर्थ। तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी चेंज नहीं होती, नेवर चेंजेस। वो क्या रहेगी, इट ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, कभी भी वो सेंटर ऑफ अर्थ पे रहेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ ये 0 रहेगी, हमने वो चेंज विद डेप्थ में देखा है। ठीक है, उसके बाद नीचे कुछ दिया है, मान लीजिए वो प्लैनेट रहते हैं, बहुत सारे प्लैनेट है, तो हर एक प्लैनेट के लिए क्या रहेगा, उसके लिए डिफरेंट मास रहता है, उसके लिए डिफरेंट रेडियस रहती है, हमें पता है। तो हमारा फार्मूला क्या है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो एम और आर पे डिपेंड है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ जी क्या रहेगी, अगर डिफरेंट मास है, डिफरेंट रेडियस है, तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी भी डिफरेंट रहेगी, डिफरेंट सरफेस लीजिए। तो मून को पता है, तो मून की क्या है, 1/6 ऑफ अर्थ है वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, तो अगर हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से जा रहे हैं अर्थ मून पे जा रहे हैं तो 6 टाइम्स हायर जंप कर सकते हैं। अगर हम सम फोर्स लगा रहे हैं अर्थ पे, वही फोर्स हमने मून पे लगाया, तो हम 6 टाइम्स हायर जंप कर सकते हैं एज कंपेयर टू अर्थ। कहाँ, मून पे। मून पे क्या 6 टाइम्स हायर जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कुछ क्वेरी रहेगा कमेंट में डालिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।